उमेश पाटिल, अरे भाई 4 दिन हो गए, मंत्री पद की शपथ ले ली, अजित पवार उप मुख्यमंत्री भी बन गए, कितने विधायक हैं आपके साथ? आंकड़ा क्यों नहीं बता पा रहे अभी तक? ये आंकड़ा तो आज जो है ना, उसमें से 80-90% तो आंकड़ा आज दिख गया। कुछ एमएलए जो है कुछ बाहर गांव गए हैं, वो आ रहे हैं, और हमारा आंकड़ा 40 से ज्यादा 100% है। और उन जो भी विधायक है, जितने विधायक है, उन्होंने बकायदा सिग्नेचर करके एफिडेविट करके अजित दादा को पहले से ही उनके इस डिसीजन के लिए उसमें 40 विधायकों, मैं आज जो आपके यहाँ से प्रेस विज्ञप्ति आई है, उमेश भाई सुनिए ना, आपके यहां से जो जानकारी आई है उसमें वो जो 40 का आंकड़ा है, उसमें एमपी, एमएलसी और एमएलए सबको जोड़ दिया गया है। मैं विशुद्ध विधायकों की बात कर रहा हूं। नहीं, सबको जोड़ नहीं दिया, सिर्फ विधायकों की मैं भी बात कर रहा हूं। सिर्फ विधायक जो चुन के आए हुए हैं जनता के बीच में से, उन्हीं विधायकों की बात कर रहा हूं। जो एमएलसी जो है, जो एमपी है, एक्स एमपी है, उनको अलग से छोड़िए, ये सिर्फ विधायकों की बात कर रहा हूं। और ये आपको 2-3 दिन के अंदर ये विधायक जो है पूरे के पूरे आपको कितना बड़ा है क्या? वैसे तो बैलगाड़ी में बैठकर आ रहे हैं, करने का सवाल है ही नहीं। नहीं, मुंबई बैलगाड़ी में बैठकर आ रहे हैं विधायक। चौथा दिन हो गया, 2 तारीख को शपथ ग्रहण हो गया था। देखिए, शपथ ग्रहण के पहले ही ये विधायकों ने समर्थन दिया हुआ है। और हमारे यहाँ पे किसी विधायकों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। सभी विधायक जो है पहले से ही तय है, हमको मालूम है हमारे पास कितने विधायक है। जब उतने विधायक है, इसलिए अजित दादा ने शपथ ली है। जब तक विधायक नहीं थे तब तक शपथ लेने का सवाल ही नहीं था। 30 जून को आपकी पार्टी की कार्यकारिणी भी हुई, कोई पता ही नहीं लगा, ऐसी गोपनीय वो कहां पे की थी? राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जिसमें शरद पवार को अध्यक्ष पद से हटाया गया, किसी अखबार में कोई कानो कान किसी को खबर नहीं मिली, ना आपने बताया, आज आप बता रहे हैं। वो कहां हुई थी कार्यकारिणी की बैठक? देखिए, अभी मैं कंटिन्यूअसली 6 घंटे से लाइव आपके सामने हूं। ये बात जो है आप ही से मैं सुन रहा हूं। मेरी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ये तो बाकायदा प्रेस रिलीज जारी कर दी, आप प्रवक्ता हैं अजित पवार, एनसीपी गुट के, ये प्रेस रिलीज जारी कर दीजिए। 30 तारीख को हमने कार्यकारिणी की थी, शरद पवार को हटा दिया था अध्यक्ष पद से, अजित पवार अध्यक्ष बन गए थे। ईसी को भी वो लिख दी चिट्ठी, ईसी ने आज कह भी दिया कि हाँ ऐसी एक चिट्ठी मिली है। मैं यही जानना चाह रहा हूं, वो कार्यकारिणी की बैठक कहां हुई थी? ये मैंने अभी बताया आपको कि ये जानकारी मुझे आपसे ही मिली है। मैं कार्यकारिणी का तो आप भी हिस्सा रहे होंगे उमेश भाई, आप इतने वरिष्ठ नेता हैं, आप एनसीपी के भी प्रवक्ता, जब एनसीपी अनडिवाइडेड थी उसके कार्यकारिणी में मैं नहीं था। कार्यकारिणी में मैं नहीं था, आपको इसका संज्ञान मेरे पास वो जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है। संदीप सोनवलकर, ये एक मिनट में इसकी भी तस्दीक करा लूं, पत्रकार हो सकता है मैंने ये खबर मिस कर दी हो। संदीप, ये कब हो गई कार्यकारिणी की बैठक? शरद पवार को हटा भी दिया गया था 30 जून को, ईसी को ये चिट्ठी लिखकर बाकायदा जानकारी दी जा रही है। ये बताया जा रहा है कि कार्यकारिणी में फैसला हुआ, लेकिन संविधान में थोड़ा सा एनसीपी का चूंकि मैंने पढ़ लिया है, उसमें स्पष्ट तौर पर इवन कार्यकारिणी को यह अधिकार नहीं है कि किसी को अध्यक्ष से हटाए या रखे। यदि कार्यकारिणी फैसला कर भी लेती है तो जो इनके 1200 जो सदस्य हैं, मतलब जिनको जो मुख्य पार्टी के सदस्य ऑल इंडिया जिसको बोलते हैं, उनका सम्मेलन होगा। उस सम्मेलन में जब प्रस्ताव पास होगा तभी आप किसी को हटा सकते हैं। नहीं, चलिए वो तो बारीकी में, टेक्निकलिटीज में, मैं तो सिंपल ये जानना चाह रहा हूं भाई, कार्यकारिणी हुई होगी तो वो हमें पता होना चाहिए कहां हुई, और अगले दिन सुर्खियों में ये बात क्यों नहीं आई? शरद पवार को हटा रहे हैं अजित पवार, अगले दिन की तो हेडलाइन होनी चाहिए थी 1 जुलाई की। शायद पत्रकारों को इसकी जानकारी नहीं रही होगी, या तो ये कार्यकारिणी 3-4 लोगों ने मिलकर कर ली होगी। कम से कम हमको जैसे शपथ ग्रहण हो गया था 2019 नवंबर में, 2 कैमरों के सामने भगत सिंह कोश्यारी ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी थी। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जिनको लेकर महाराष्ट्र में तमाम प्रयोग, मुझे लगता है कुछ दिन बाद सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र एक नजीर बनेगा। हर चीज का एक फैसला महाराष्ट्र को लेकर होगा। लेकिन इतना जरूर है कि अजीत दादा ने एक पॉलिटिकल गलती कर दी, जिस तरफ मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा। आज उन्होंने ये कह दिया कि वो शरद पवार के खिलाफ लड़ेंगे,
कल तक शरद पवार को पूरी जो एनसीपी गई वो भगवान बोल रही थी, इसका असर उनके साथ गए विधायकों पर पड़ना शुरू हो गया है। कोई विधायक शरद पवार के खिलाफ नहीं जाना चाहता है, उनसे अलग होना चाहता है। ये लाइन लेंथ बिगड़ गई क्या उमेश पाटिल? आज अजित पवार की शिंदे गुट भी, जब शिवसेना दो फाड़ हुई थी बाल ठाकरे को लेकर, एकनाथ शिंदे ने कुछ नहीं बोला था, चुप्पी साध ली थी। यहां पर मेरे पास जानकारी ये है 5 से 6 विधायक वो इतने असहज हो रहे हैं जो आपके साथ हैं, वो शरद पवार गुट में वापस जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से मैं ये देखिए, सवाल अजीत पूछ दादा रहा ने हूं। ऐसी कोई पवार साहब के खिलाफ, सुनिए, नहीं, अजीत दादा ने ऐसी कोई बात नहीं कही है जो पवार साहब के खिलाफ वाली बात हो, ऐसी कोई नहीं। पार्टी फिर भी पार्टी है, पार्टी के इतने बड़े वरिष्ठ नेता जो है वो सभी मंच पे उपस्थित थे। जो पवार साहब का हमेशा साया बन के रहे, वो प्रफुल्ल जी पटेल भी उनके साथ थे। एनसीपी की जो स्थापना हुई उसमें हमारे जो पहले प्रदेश अध्यक्ष और फाउंडर जो सदस्य थे रहे, वो छगन भुजबल भी वहां पे मंच पे उपस्थित थे। पवार साहब को लेकर अजीत दादा ने या प्रफुल्ल भाई पटेल ने उनके स्पीच में कुछ सवाल खड़े किए। सवाल खड़े करना मतलब उनके कोई खिलाफ बात करना ऐसा नहीं है। सवाल काफी तीखे थे। अजीत दादा ने मैं एक मिनट उमेश भाई, वो आज भी आप ही कल भी की उनके टिप्पणी लिए आदरणीय चाहूंगा थे, आज कि भी भाई उनके लिए आदरणीय है और हमेशा वो आदरणीय ही रहेंगे। 83 साल के हो गए आप, किसी और की कोख से मैंने जन्म ले लिया तो मैं नेता क्यों नहीं बन सकता? मुझे काम नहीं दिया, मुझे विलन बना दिया, बीजेपी से जाकर बात करने के लिए मुझे कहते, मुझे खोटा साबित करने की कोशिश की गई। मतलब ये सब शब्दों का, इस भाषा का इस्तेमाल किया है अजित पवार ने आज। ये सब जो बातें हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में, कार्यकर्ताओं के मन में कोई संदेह ना रहे कि अजीत दादा ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। क्योंकि जितना कार्यकर्ता अजीत दादा से प्रेम करते हैं उतना ही प्रेम वो पवार साहब से और पवार फैमिली से करते हैं। पवार फैमिली जो है उनमें अजीत दादा ने यह डिसीजन क्यों लिया, उसमें कोई कार्यकर्ताओं की समझ में कोई संदेह ना रहे, इसलिए ये बातें अजीत दादा ने कार्यकर्ताओं के सामने रखी। आखिरी सूची कब तक दे देंगे? कितने विधायक आपके साथ हैं? जब पवार साहब ने मेरी बात पूरी होने दीजिए जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए। जब पवार साहब ने इस्तीफा दिया था तो वो इस्तीफे का जो डिसीजन लिया गया वो पवार फैमिली के अंदर वो अजीत दादा के सामने अजीत दादा को बता के वो डिसीजन लिया गया। उन्होंने कहा कि अभी मैं रिटायर होऊंगा और उसमें अजीत दादा ने ही प्रस्ताव रखा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है अभी नेक्स्ट जनरेशन में सुप्रिया ताई का एक्सेप्टेंस, उनका लोकसभा में परफॉर्मेंस देखते हुए राष्ट्रीय कमान जो है वो सुप्रिया ताई को सौंपी जाए, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। इसको भी पवार साहब ने मान लिया और किसी भी हालत में वो अपना डिसीजन पीछे नहीं लेंगे, ये भी पवार साहब ने कहा था। उस वक्त जब वो इस्तीफे का निर्णय जाहिर किया गया, पवार साहब ने डिक्लेयर कर दिया, कार्यकर्ताओं में एक तरह से वो प्रक्षोभ हुआ। उस वक्त पवार साहब ने पहले ही बताया था कि कार्यकर्ता अगर ऐसे रिएक्ट करेंगे तो तुम्हें जोर की आवाज में उनको समझाना चाहिए, उनको ये बात सच में बतानी चाहिए। जो पवार साहब ने अजीत दादा को कहा था वही अजीत दादा ने कार्यकर्ताओं को कहा। चलिए, अच्छा ये बताइए, पिक्चर क्या आया? कितने विधायक आपके साथ हैं? चाहते हैं कि पवार साहब रिटायर हो। फाइनल लिस्ट कब तक बता देंगे आप? आखिरी आंकड़ा कितने लोग आपके साथ हैं, कब तक पता लग जाएगा? पहले ही दिन हमने कहा कि हम आंकड़ों में बात नहीं करेंगे। अभी कोई नहीं, आंकड़ों में तो बात करनी पड़ेगी, मेजॉरिटी वरना एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा, 10th शेड्यूल प्ले में आ जाएगा। ये तो आप भी जानते हो। एंटी डिफेक्शन लॉ देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का अभी शिंदे गुट को लेकर डिसीजन आया है उसमें जो चर्चा उस ऑर्डर में हुई है, जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है, सभी गाइडलाइन जो है उसका पूरी तरह से अभ्यास करके ये लीगल तरीके से हमने सभी मतलब स्पीकर के सहारे होगा। शिंदे गुट पर ही स्पीकर ने 1 साल से फैसला नहीं लिया है, तो स्पीकर की भूमिका पर अभी वो भी आता हूं मैं, कानूनी पहलू पर भी आऊंगा।